हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक बार बाइट एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं अपने उसी पुराने चैप्टर के बारे में। चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम बात करेंगे और जो दो पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाकर एक बार प्ले लिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लेना। अगर वो नहीं देखोगे तो जब तक फंडामेंटल्स ही नहीं पता होंगे आपको, तब तक हो सकता है कि आज के टॉपिक्स आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आए। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक पूरा बेस करेगा और रिलेट करेगा हमारे उन दो पार्ट से जो पार्ट हम आगे कवर कर चुके हैं। तो फटाफट से जाके स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए सबसे पहले इसके हम अगर वर्ड्स को तोड़ें तो क्या दिया है इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल। तो भाई इलेक्ट्रिक का मीन्स तो बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने चैप्टर पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्ज क्या होता है, कैसे काम करती है। अब बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। क्योंकि जब आपने एनर्जी पढ़ा है 9th में 8th में, जब हम लोग एनर्जी पढ़ रहे थे तब आप लोगों ने देखा था कि एनर्जी के कई सारे फॉर्म्स होते हैं। उनमें से एक फॉर्म था पोटेंशियल। उनमें से एक फॉर्म था पोटेंशियल, जिसको बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ है, इट मींस हम ये मानते हैं अगर मैं खड़ा हूं यहाँ पे तो मेरे को खड़े होने के लिए भी कोई ना कोई एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी है पोटेंशियल। अब लेकिन अगर मैं चलने लगता हूं तो चलने में मेरे कौन सी एनर्जी आ गई, तो चलने में मोशन होने लगा, और मोशन होने लगा तो एनर्जी कौन सी हो गई, जैसे काइनेटिक। लेकिन अगर दोबारा से रेस्ट कंडीशन में आ गए, हम दोबारा से खड़े हो गए, तो कौन सी एनर्जी, तो फिर से हमने पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर लिया। इट मींस हम ये मान लें कि अगर किसी पॉइंट पर, पॉइंट ए और पॉइंट 2, अगर इस पॉइंट 1 पर कोई ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है तो रखे होने के लिए वहां पर पोटेंशियल डेफिनेटली होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर रखा हुआ है तो वहां पोटेंशियल होगा ही होगा, क्योंकि बिना पोटेंशियल के कोई भी ऑब्जेक्ट उस जगह पर प्रॉपर्ली रेस्ट कंडीशन में नहीं रह सकता। तो बात ये आती है कि इस चीज को हम कनेक्ट कैसे करें। तो इस चीज को कनेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला में दिया गया है कि जब किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक अगर बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जिसको अपने डेली लाइफ में घरों में इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं से तो फ्लो करेगी। अगर हम उसको ऑन करते हैं तो पॉइंट ए से फ्लो करते हुए पॉइंट बी तक पहुंचे, और हम मान लें कि पॉइंट बी पर ही हमने अपना फ्रिज लगा रखा है। पॉइंट बी पर क्या लगा दिया, फ्रिज लगा दिया, और वो फ्रिज का कनेक्शन पॉइंट बी से कर दिया। अब फ्रिज का कनेक्शन पॉइंट बी से कर दिया और पॉइंट ए पर उसका स्विच है, तो स्विच ऑन करने पर जैसे ही वो करंट या वो बिजली फ्लो करेगी पॉइंट बी तक, तब जाकर हमारा फ्रिज क्या होगा, ऑन होगा, और उस पर रखी हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनना चालू हो जाएगी। तो फिर अब बात ये आती है कि इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो करंट फ्लो हुआ उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या रोल है, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या रोल है। तो बहुत सिंपल सा रोल है, इतना याद रखना हमेशा कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा रहे हैं तो इसमें किया गया काम ही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक या किसी भी दो पॉइंटों के बीच में जब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाया तो उस फ्लो करवाने में हमने कितना काम किया। The work done in moving a point charge from point A to point B is known as electric potential। पॉइंट A से पॉइंट B तक अगर हम चार्ज को फ्लो करवा रहे हैं तो उसमें कितना वर्क हुआ, कितना काम हुआ, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। और याद रखना हमेशा ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ट्रेवल करेगा। और इसका जो मेन रीजन वो ये है, अगर आपने देखा होगा कि अगर किसी टंकी में हम पूरे पानी भरते हैं और एक टंकी जिसमें पानी नहीं हो खाली हो, अब जब आप नल को कनेक्ट करोगे, जैसे मान लो पूरी टंकी पूरी भरी हुई है, ये टंकी पूरी खाली है, हमने नल को कनेक्ट किया और आप जैसे ही नल को ऑन करोगे, ऑन करते ही क्या ऐसा हो सकता है कि अगर इसमें पानी कम हो इसमें ज्यादा हो तो कम वाला पानी इधर ही आ जाए,
कम की ओर भागते हैं, ज्यादा से कम की ओर भागते हैं। यही कंसेप्ट कहां लगेगा, यही कंसेप्ट लगेगा इसमें कि जब हमारे पास पॉइंट ए पर कोई चार्ज हो और पॉइंट बी तक हमें फ्लो करवाना है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फ्लो करवाने में कितना हमने काम किया, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और याद रखना हमेशा आपको क्या बताया था कि ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगी। इसके साथ साथ अब बात ये आती है इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो हमने कितना काम किया और कितना चार्ज फ्लो हुआ, द रेशियो ऑफ वर्क एंड चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे निकालेंगे इसको, इसको निकालने के लिए याद रखना हमेशा W मतलब वर्क अपॉन चार्ज मतलब कूलम। तो वर्क को क्या बोलते हैं, जैसा वर्क को हम बोलते हैं जूल और चार्ज को बोलते हैं कूलम। तो वर्क और जूल, वर्क जो हमारा जूल में था, चार्ज हमारा कूलम में था, इसको हम रिलेट कैसे करें, तो इसको रिलेट करने के लिए सबसे पहले याद माइंड में लगा लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्ट से डिनोट करते हैं, क्योंकि वोल्ट इसकी SI यूनिट है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बनता है W अपॉन Q मतलब वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। इतना क्लियर, बिल्कुल हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जान लिया, उसकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। इसके साथ अगर हम बात करें तो हमें बताया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी इसीलिए क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इस पर डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इतना क्लियर। तो अब बात ये आती है कि जब हमने W सीख लिया, V क्या मतलब है इसका, जैसा V मतलब वोल्ट दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W मतलब हमारा वर्क जिसको बोलते हैं जूल, और Q मतलब हमारा चार्ज जिसको हम बोलते हैं कूलम। तो इतना जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर इस कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड हमारे पास कोई क्वेश्चंस आते हैं तो इजीली कर पाएंगे। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन जो बहुत सिंपल आते हैं यहाँ से। कैसे क्वेश्चन कि मान लो बोल दिया जाए 10 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 2 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स, कि 10 जूल वर्क हुआ, कितना काम किया गया, ऐसा 10 जूल काम किया गया, कितने चार्ज को मूव कराने के लिए, तो 2 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए 10 जूल वर्क हुआ। अब ये मूव कहां से कहां तक हुआ, तो बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो मान ले पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये 2 कूलम चार्ज मूव हुआ, जिसको मूव कराने के लिए 10 जूल ऑफ वर्क हुआ। बोल रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास यहाँ पे वर्क दे दिया है, हमारे पास में चार्ज दे दिया है, अब पोटेंशियल डिफरेंस का बोल रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो फटाफट से। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं, इसको डिनोट करते हैं किससे, कैसे यूनिट होती है वोल्ट, तो डिनोट करते हैं कि वोल्ट को V से, तो V लिखा, इसका फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, और W मतलब वर्क में कितना दिया है 10 जूल, तो W की वैल्यू 10, और चार्ज में कितना दिया है 2 कूलम, तो चार्ज की वैल्यू आ गई 2 1 से 2 2 5 से 10, तो हमारे पास निकल के आ गया 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, इसे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 5। इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या, कोई भी। आपको डायरेक्टली बोला गया था कि अगर किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसे चार्ज को फ्लो कराने में कितना काम हुआ, उसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस बोला था कि V = W अपॉन Q। और इसी से संबंधित जब क्वेश्चन आया कि हमारे पास अगर किसी चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कराने में 10 जूल वर्क हुआ और चार्ज था 2 कूलम का, तो भाई कितना पोटेंशियल डिफरेंस बना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना कि V = W अपॉन Q। हमारे पास फॉर्मूला था W कितना वर्क हुआ, 10, चार्ज कितना था 2, और जब सॉल्व किया हमारे पास निकल आया 5 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अ चार्ज ऑफ 3 कूलम, चार्ज कितना दिया है, तो चार्ज नोट कर लो पहले, तो चार्ज हमें दिया है C = 3 कूलम, तो ये चार्ज Q = 3 कूलम।
मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। अब याद रखो बेटा यहाँ पे हमें दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है और घुमाकर हमें पढ़ा दिया पोटेंशियल डिफरेंस। V से डिनोट करेंगे कितना दिया है 12 वोल्ट। एंड फाइंड द वर्क। अब हमसे वर्क पूछ लिया है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि पिछले वाले क्वेश्चन में वर्क दिया था, हमें चार्ज दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया था। इस बार हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, चार्ज दिया है, लेकिन वर्क को पूछ लिया है। तो इसको निकालने के लिए बहुत सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो कि V W/Q। अब हमें क्या दिया है, जैसे V दिया है तो V को नोट कर लो। V कितना दिया है 12 वोल्ट। वर्क हमें दिया है क्या, नहीं वर्क तो पूछा गया है तो वर्क को छोड़ दो W में। चार्ज कितना दिया है, सर चार्ज हमें दिया है 3। तो एक इक्वेशन ये बनी, इसको सॉल्व करने फटाफट से। अब इसको सॉल्व करने के लिए 12 W/3, जो 3 डिवाइड में है वो इक्वल में उधर जाके किसमें चला जाता है, अगर जो चीज डिवाइड में हो वो इक्वल के अपोजिट साइड जाती है तो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 W, और 12 इज 36। अब ये वर्क हमारे पास कितना आ गया, इसका वर्क आ गया 36 और इसकी यूनिट क्या होती है 36 जूल। तो हम यहां से बहुत क्लियरली निकाल पाए कि हमारे पास चार्ज हमें दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, वर्क पूछा गया था, तो हमने वर्क निकाल दिया। वर्क कितना है 36 जूल हमारे पास वर्क निकल के आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से कि हाउ मच चार्ज फ्लोज इफ 36 जूल ऑफ वर्क। हाउ मच चार्ज, पहले क्वेश्चन कर दिया कि चार्ज कितना फ्लो होगा, तो यहां पर आप चार्ज को x मान लो, कुछ नहीं है, कितना चार्ज फ्लो होगा यदि 36 जूल ऑफ वर्क। वर्क हमें कितना दिया है, तो वर्क हमें दिया है 36 जूल। बट 36 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दे दिया है 12 वोल्ट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको रेट कर पा रहे हो तो जस्ट अभी हम लोग क्या करके आए थे कि सर अभी हम लोग को बताया गया था कि चार्ज हमने दिया था 3, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया था 12 और वर्क हमसे पूछ लिया था। अब यहां पर क्या दिया है कि सर यहां पर वर्क दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, चार्ज पूछ लिया है। तो मुझे पता है इसको आप बहुत इजीली कर लोगे, V W/Q। और जैसे V W/Q लगाएंगे तो V हमें दिया है 12 और W हमें दिया है 36 और Q हमें पता नहीं। तो अब क्या करें, इसको इक्वेशन सॉल्व कर लो। 12 = 36 अपॉन Q डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो जाएगा मल्टीप्लाई में और 12 नीचे आ जाएगा तो 36 अपॉन 12 ये निकल जाएगा 12 × 12 12 × 36। तुम्हारे पास कितना निकल जाएगा चार्ज 3 कूलम। इस तरह से किसी भी तरह के क्वेश्चन जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस पर बेस्ड हो उनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से अगर आप चाहो तो अपने फॉर्मूले को डायरेक्टली आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। मेन फॉर्मूला था हमारा V W/Q। इसको और कैसे बना सकते हैं, तो इसका और सब फॉर्मूला क्या बनेगा कि या तो आप V ना निकालो, आपको W निकालने को बोल दिया जाए तो फिर क्या बनेगा, इसे तो W निकालने के बनेगा कि Q को उधर भेज दो तो V × Q = W। सेकंड फॉर्मूला इसका एक और अगर निकालना कैसे बनेगा, इसे W निकालने को बोल दिया जाए तो आपने बता दिया, V निकालने का तो फॉर्मूला था ही, अगर Q निकालने को बोल दिया जाए कैसे निकालें, तो Q को मान ले जाओ, V को इधर ले जाओ तो Q = W/V। इस तरह से इस एक फॉर्मूले से और नए 2 फॉर्मूले निकाल सकते हैं और बहुत इजीली अपने आने वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बिना देरी के फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में है क्या। तो जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करने में किसी भी चार्ज के द्वारा कितना काम होगा उसको हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला था। उसी को अगर हमें रेट करते हैं, उसी से रेट करते हैं अगर, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट हमारे सामने बैठा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट से सिंपल टॉपिक इस चैप्टर में कोई है नहीं बेटा, क्योंकि बोला जाता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक
अगर कोई चार्ज Q फ्लो करता है और वो टाइम लेता है t सेकेंड्स, तो यही क्या है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। कैसे सर समझ में नहीं आया तो और डिटेल में जाते हैं। तो जैसे कि देखते हैं ना कि हमने किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर लिया, तो वो क्या था कि सर वो हमारी स्पीड थी कि हम दौड़ते दौड़ते 10 किलोमीटर चले और उस 10 किलोमीटर को हमने 1 घंटे में कवर कर लिया। इट मींस 10 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड बन गई। क्या बन गई? ये स्पीड बन गई। लेकिन अगर उसी को रिलेट कैसे करेंगे, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी पर्टिकुलर टाइम में एक दिए गए निश्चित समय में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो वही क्या बन जाएगा हमारा करंट बन जाएगा। हम अगर ये कहते हैं कि 2 सेकंड में 5 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो वही तो करंट है। अगर 2 सेकंड में 5 कूलम चार्ज फ्लो हुआ तो क्या हो गया? करंट। अगर 10 सेकंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो हुआ तो क्या हो गया? करंट। अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ तो क्या हो गया? करंट। मतलब सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर दिए गए निश्चित समय में, कि जो समय में दिया गया है उस समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही हमारा करंट कहलाएगा। अब आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। तो डेफिनेशन में क्या दिया गया है? तो डेफिनेशन में बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया गया आपको कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी एक पॉइंट या एक बॉडी से किसी दूसरे पॉइंट या दूसरी बॉडी तक कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक करंट एक कैसी यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, तो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, देखते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले याद रखना है कि इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से, पहला पॉइंट। सेकंड, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम बात करें फॉर्मूले की, तो अगर इसको आई से डिनोट किया जाता है और मैंने बोला कि कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हुआ, वही क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। तो हम ये मान लें कि अगर Q चार्ज t टाइम में फ्लो कर रहा है, Q चार्ज t टाइम में फ्लो कर रहा है, तो वही क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू Q अपॉन t, चार्ज अपॉन टाइम। इसके बाद अगर हम बात करें, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन जान ली है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला जान लिया है, उसको किससे डिनोट करते हैं वो देख लिया, इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है हमने वो भी देख लिया। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और जान लो कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, ये किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो बहुत अच्छा पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना है इसका कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट फ्लो करेगा। कैसे फ्लो करेगा कि सर ये इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है फ्लो करने की, उस डायरेक्शन के ठीक अपोजिट ये फ्लो करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा, लेफ्ट टू राइट। हम लोगों ने यहाँ कुछ पॉइंट्स देखे, पॉइंट्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखी। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या था कि कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हुआ, या फिर हम ये मान लें कि एक चार्ज को फ्लो करने में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना समय लगा, वही क्या है? वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। उसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, कि इतना चार्ज कितने समय में फ्लो हुआ। इसके बाद ये एक स्केलर क्वांटिटी है और हमने क्या बताया कि सर इसकी डायरेक्शन का आपने बताया कि डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब बात आती है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। याद रखना हमेशा इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। मतलब हम करंट के बारे में बात कर रहे हैं तो करंट इसको आई से डिनोट करते हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या है? तो उसकी एसआई यूनिट एम्पियर, या फिर इसको आप कूलम पर सेकंड से भी डिनोट कर सकते हो। और कूलम पर सेकंड से डिनोट करने का मेन रीजन ये है कि हम जानते हैं कि आई इक्वल क्या होता है? Q अपॉन T। जब आई इक्वल Q अपॉन T था और Q क्या था? कूलम, और टाइम मतलब सेकंड, तो कैसे डिनोट कर देंगे? कूलम पर सेकंड।
या फिर इसको हम एम्पियर से भी लिख सकते हैं, इसको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। तो चार्ज के बारे में जान लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जान लिया, करंट के बारे में जान लिया। अब करंट के बारे में लोगों ने ये भी जान लिया, करंट को आई से लिखा जाता है, करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, ठीक है। Q मतलब चार्ज, तो चार्ज का बन गया कूलम, T मतलब टाइम, टाइम से बन गया सेकंड, तो इसकी SI यूनिट बन गई कूलम पर सेकंड, लेकिन इसको एम्पियर भी बोला जाता है, करंट की SI यूनिट को एम्पियर भी बोला जाता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम A से डिनोट करेंगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत से जान चुके पूरी बात। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसकी यूनिट्स के पास। तो यूनिट्स के पास जब आएंगे हमने क्या देखा, इस इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट थी एम्पियर, जिसको A से डिनोट कर रहे थे। और एक एम्पियर की अगर हम बात करें कि एक एम्पियर क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। एक एम्पियर करंट को डिफाइन करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर इसको हम सॉल्व करने पे आते हैं कि एक एम्पियर करंट क्या होता है, तो याद रखना हमेशा कि I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। I इक्वल टू Q/T कि अगर किसी पॉइंट A से पॉइंट B तक एक कूलम चार्ज, याद रखना हमेशा पॉइंट A से पॉइंट B तक एक कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो करता है, एक कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो करता है, तो वही हमारा 1 एम्पियर ऑफ करंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर ऑफ करंट। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो I इक्वल्स टू Q/T, हमने कितना चार्ज फ्लो करवाया, 1 कूलम, कितने टाइम में, तो 1 सेकंड में, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1, और ये 1 किसकी वैल्यू आ गई, सर I की वैल्यू। अगर I की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कि I क्या था, करंट, और करंट क्या होता है सर एम्पियर में, तो 1 एम्पियर निकला। कितना निकला है सर, 1 एम्पियर। इट मींस अगर हम किसी सर्किट से, किसी बॉडी से या किसी पॉइंट A से पॉइंट B तक एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करवाते हैं, तो वही हमारा 1 एम्पियर ऑफ करंट बनेगा। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना और रट लेना, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट की, कि क्या करंट की और भी कोई छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, तो बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है कि इसमें 10⁻³ एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर अगर हम जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ एम्पियर। इस तरह से यहाँ तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट्स के बारे में जाना, क्या क्या यूनिट्स होती हैं, कैसे काम करती हैं, और कैसे हम जान सकते हैं कि 1 एम्पियर में कितना करंट या कितना चार्ज फ्लो होता है। ये बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा माइंड रखना कि 1 एम्पियर का मतलब होता है कि जब हमारी सर्किट से, किसी बॉडी से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो, तो उसको 1 एम्पियर कहेंगे। फटाफट से बिना देर किए आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द करंट इफ 10 कूलम चार्ज इज पासेस थ्रू अ वायर इन 10 सेकंड्स। अगर किसी वायर से 2 सेकंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो करता है, तो कितना करंट बना। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, I इक्वल टू Q/T, जहां पर Q हमें कितना दिया है 10 कूलम, टाइम हमें दिया है 2 सेकंड। तो निकाल लो करंट फॉर्मूला से कि I इक्वल टू Q/T, Q दिया था 10, टाइम दिया था 2 सेकंड, तो I मतलब कितना आ गया 5 एम्पियर। यहां से हम लोग निकाल दिया कि अगर 10 कूलम चार्ज 2 सेकंड में किसी वायर से फ्लो करेगा, तो वहां पर 5 एम्पियर करंट बनेगा। इसके आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो आगे दिया है कि करंट ऑफ 3 एम्पियर, करंट हमें कितना दिया है 3 एम्पियर। करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर से 3 एम्पियर करंट फ्लो करता है 4 सेकंड के लिए। 4 सेकंड के लिए 3 एम्पियर करंट किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, तो फाइंड द टोटल चार्ज दैट पासेस। तो बताइए टोटल चार्ज कितना निकला। तो हमें जब करंट बताते हैं, करंट हमारा कितना था, जैसे करंट 3 एम्पियर है, कितने समय के लिए 4 सेकंड के लिए, तो चार्ज क्या बना, व्हाट इज द टोटल चार्ज। तो चार्ज को निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगा देंगे कि I
इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। करंट हमारा था 3 एम्पियर, चार्ज हमें पता नहीं है, टाइम हमें दिया है 4 सेकंड। चार्ज को वहीं छोड़ दो, टाइम को ट्रांसफर कर दो, इक्वल के उसका जाकर तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 × 4 इज इक्वल्स टू Q। तो चार्ज कितना आ गया? इसका चार्ज आ गया 12 कूलम। अगर 3 एम्पियर करंट 4 सेकंड के लिए किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो वहां से 12 कूलम चार्ज पास होगा। तो ये क्वेश्चन में दिया गया था और इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोगों ने यहाँ बहुत शानदार तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क में इसको सॉल्व करके फटाफट से अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डाल देना कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 कूलम ऑफ चार्ज। कितना समय लगेगा 20 कूलम चार्ज को एक कंडक्टर से पास होने में जिसमें 4 एम्पियर करंट है। क्या बोला गया कि अगर किसी कंडक्टर में 4 एम्पियर करंट है तो 20 कूलम चार्ज को फ्लो करने में, पास करने में कितना समय लगेगा। तो हमें दिया गया है कि चार्ज इज इक्वल टू 20 कूलम, करंट इज इक्वल टू 4 एम्पियर, फाइंड आउट द टाइम टेकन। कितना समय लगा? अगर एक कंडक्टर में 4 एम्पियर करंट है तो 20 कूलम चार्ज को पास करने में कितना समय लगा, उसको आपको आंसर देना है। और ये आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों के आ जाने चाहिए। और कमेंट बॉक्स में जैसे ही आपके आंसर्स आएंगे मुझे लगता है कि आप लोगों ने टॉपिक को बहुत अच्छे से जान लिया है। तो आज की क्लास में एंड करते हैं, कल फिर आपसे मिलेंगे इसी टॉपिक को लेकर। अगर टॉपिक हमारा रहेगा सर्किट्स के बारे में कि सर्किट्स क्या होती है, उन सर्किट्स के बाद फिर रेजिस्टेंस के ऊपर जाएंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी क्लास को एंड करेंगे, अपने चैप्टर को एंड करेंगे। और मैं मानता हूं चैप्टर के एंड होते होते हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल्स, कई सारे प्रैक्टिसेस क्वेश्चंस, कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन और कई सारे कॉम्पोनेंट्स को जान चुके हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे दोबारा से। लेकिन याद रखना बेटा, भूल का करना ना हो।